देखिए शुभ समाचार में आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं संवर्धित तीर्थों की, जिसमें एक नया नाम भी अब जुड़ गया है। उत्तराखंड सरकार जो है नैनीताल में बाबा नीम करोली महाराज की कैंची धाम के कायाकल्प की तैयारी में अब जुड़ गई है। इस योजना के पूरा हो जाने के बाद कुमाऊं के मंदिरों और पर्यटन स्थलों की तस्वीर जो है और तकदीर पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आएगी। हालांकि हाल फिलहाल में देश के तमाम तीर्थों की तस्वीर या तो बदल रही है या फिर बदलती हुई नजर आ रही है। इसका प्रयास सरकार की ओर से अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। प्रसिद्ध तीर्थों की बात अगर हम करें तो जल्द ही वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के आसपास 5 एकड़ जमीन पर कॉरिडोर बनाने की योजना है। इसके अलावा देखिए विंध्यधाम कॉरिडोर का भी काम तेजी से रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। हाल के दिनों में उज्जैन महाकाल का भी धाम देखा है अपने, किस प्रकार रंग उनका रूप जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। वहीं देखिए काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के चलते काशी का रंग पूरी तरीके से निखर चुका है और लोगों को सहूलियतें होने लगी हैं। वहीं राम की नगरी अयोध्या की तो क्या बात है, वहां देखिए प्रभु श्री राम का मंदिर अब धीमे धीमे आकार ले रहा है। लगातार हम आपको रिपोर्टिंग भी दिखाते रहते हैं। साथ ही साथ अयोध्या को भी सजाने संवारने का काम सरकार ने अपने हाथों ले लिया है और एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि कोशिश केवल तीर्थों को संवारने की ही नहीं है, बल्कि आस्था के साथ साथ अर्थशास्त्र को साधने की भी है। इसी कड़ी में अब बाबा नीम करोली का प्रसिद्ध आश्रम भी इसमें जुड़ चुका है, जिसे उत्तराखंड सरकार नए सिरे से संवारने की तैयारी में है। नैनीताल जिले में कुदरत की गोद में बसे आध्यात्मिक ऊर्जा के अलौकिक केंद्र कैंची धाम के विकास और उत्थान का बीड़ा उत्तराखंड की पुष्करधामी सरकार ने उठा लिया है। 20वीं सदी में चमत्कारी संत परम पूज्य श्री नीम करोली बाबा का धाम आज दुनिया के मुख्तलिफ धामों के अनुयायियों के लिए कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। मानसिक शांति की खोज और आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्रद्धालुओं के हुजूम को देखते हुए यहाँ के सीमित संसाधन कई बार दम तोड़ने लगते हैं। यही वजह है कि कैंची धाम के मास्टर प्लान की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। प्रशासन ने उस मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया है। लगभग 6 महीने से चल रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 8 महीने पहले इसकी घोषणा की थी, तो उसी कड़ी में ये सारा डेवलपमेंट हमारा हो रहा है और आने वाले समय में ये बहुत अच्छा रूप भी लेगा। हम कभी उसमें ये भी नहीं चाहेंगे कि उसमें मंदिर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। मंदिर जिस रूप में है उसमें जितने भी यात्री आने जाने वाले लोग हैं वो उसको वहां से बाहर से ही देख सकें। कैंची धाम के लौकिक उत्थान के लिए धामी सरकार ने फिलहाल 60 करोड़ का बजट पास किया है। इसके लिए सबसे पहले जमीन अधिग्रहण का काम किया जा रहा है। जिन लोगों ने यहाँ पहले पट्टे पर जमीन ली थी लेकिन आज भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे या पट्टे की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनसे जमीन वापस ली जा रही है। मास्टर प्लान के तहत मंदिर के स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन मंदिर के चारों ओर का लुक एंड फील बदल जाएगा। धाम पर 500 से 1000 गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाई जा रही है। विश्राम गृह, मेडिटेशन सेंटर, फूड कोर्ट बनाए जाएंगे। मास्टर प्लान के तहत नैनीताल स्थित नैना देवी मंदिर और भवाली स्थित गोलू देवता मंदिर का भी विकास होना है। पूरे कैंची के इलाके का जो मास्टर प्लान बना के इवन जितनी भी खाली जमीनें हैं जिन लोग की हैं वो उस रूप में उसको डेवलप करें कि जिससे यहाँ पे एक लोगों में एक अच्छी छवि जाए, तो उस हिसाब से हम लोग विकसित करना चाह रहे हैं। दरअसल कैंची धाम आकर श्रद्धालुओं को परम शांति की अनुभूति होती है। कैंची धाम के परम पूज्य संत नीम करोली बाबा के बारे में कई विस्मयकारी चमत्कारी कहानियां सुनी सुनाई जाती हैं। सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग कैंची धाम की यात्रा कर चुके हैं और ये बात उन्होंने खुद पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान बताई। जुकरबर्ग ने बताया था कि कैंची धाम जाने और वहां 2 रात बिताने के बाद उनकी तकदीर बदल गई। दिलचस्प ये है कि जुकरबर्ग को कैंची धाम जाने की प्रेरणा एप्पल के चेयरमैन मरहूम स्टीव जॉब्स से मिली थी, जो 90 के दशक में यहाँ आए थे और करीब 1 महीना इस धाम पर रहकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत किया था। साफ है कि अनंत, अनादि, अखंड, अज्ञेय सत्ता का कुछ तो अंश है यहाँ पर, जो लोगों को गहरे मानसिक अवसाद से भी बाहर निकाल देता है। कैंची धाम से लीला सिंह बेस्ट, गुड न्यूज टुडे।
नीम करोली बाबा का नाम 20वीं सदी के ऐसे महान संतों में गिना जाता है जिसमें कई तरह की दिव्य शक्तियां थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों आस्था और श्रद्धा के तीर्थ के रूप में ये विख्यात है और क्या है इस आश्रम की कहानी जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी जाती है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो कैंची धाम मंदिर का निर्माण 1962 में हुआ था और तभी से ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर को बनाने का सपना बाबा नीम करोली ने 1942 में देखा था। बिल्कुल देखिए सरगम, और यही वो जगह है जहां पर प्रसिद्ध संत सोमबरी महाराज और साधु प्रेमी बाबा यज्ञ किया करते थे। 1962 में क्षेत्र के जंगल के बीच यहां हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर का निर्माण हुआ। बिल्कुल, मंदिर के करीब में ही कैंची मंदिर और भक्तों के लिए आश्रम बनाया गया। बाबा नीम करोली अपने चमत्कार के लिए दुनिया भर में विख्यात थे। बिल्कुल, लेकिन एक और बात बता दूं आपको, लेखक रिचर्ड अल्परट ने अपनी किताब मैरिकल ऑफ लव में नीम करोली बाबा के चमत्कारों का बाकायदा वर्णन किया है और बाबा नीम करोली का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा के तौर पर उन्होंने बताया। उनका जन्म जो है फिरोजाबाद जिले में हुआ था। बाबा नीम करोली ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपना शरीर त्यागा था। हर साल 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में भव्य मेले का आयोजन होता है जिसमें शामिल होने देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। तो आस्था का ये केंद्र है। यहाँ पर कई बड़े और विख्यात लोग पहुंचे हैं। मार्क जकरबर्ग पहुंचे, इसके साथ ही विराट कोहली भी हाल ही में यहाँ पर आए थे। और अब आपको दिखाते हैं संवरती अयोध्या की दिव्य तस्वीरें, जहां राम मंदिर बनाने का काम तेज गति से जारी है। मंदिर निर्माण लगभग 70% अब पूरा हो चुका है और अगले साल जनवरी में रामलला अपने नए मंदिर में विराजेंगे। मंदिर के अलावा वहां घाटों को भी संवारा और सजाया जा रहा है, यानी घाटों को नव निर्माण भी जारी है उनका लगातार। राम मंदिर सदियों से अयोध्या की धार्मिक पहचान रहा है, लेकिन अब इसकी आधुनिक पहचान बनना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहां एयरपोर्ट बनाने का भी काम चल रहा है। इसके अलावा सड़क और हवाई मार्ग से रामनगरी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए रामपथ भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन सबसे ताजा और नया शुभ समाचार तो यही है कि सरयू की लहरों पर जल्द ही क्रूज तैरता हुआ नजर आने वाला है और ये क्रूज नई अयोध्या के नए दौर का गवाह जरूर बनने जा रहा है। काशी में गंगा की लहरों पर दौड़ते इस क्रूज को दुनिया ने देखा। गंगा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा करने वाले इस क्रूज को पीएम मोदी ने जब रवाना किया तो भारत ने एक इतिहास दर्ज कराया। लेकिन अब हर इतिहास को पीछे छोड़ने का दौर चल रहा है और अब इसमें नाम जुड़ने वाला है अयोध्या का, जहां डबल डेकर क्रूज चलाने की तैयारी है। सरयू की लहरों पर दौड़ने वाले इस क्रूज में प्रभु श्री राम के जीवन पथ को दिखाने के साथ ही राम भजन सुनने का सौभाग्य सैलानियों और श्रद्धालुओं को मिलने वाला है। क्रूज की लंबाई 26 मीटर और चौड़ाई 8.30 मीटर होगी। क्रूज सोलर पैनल से चलेगा। इसके फर्स्ट फ्लोर पर 32 से 100 लोगों के बैठने की जगह होगी। सबसे ऊपर का फ्लोर खाली रहेगा, जहां से सरयू विहार का नजारा लिया जा सकता है। गुप्तार घाट पर एक शॉप भी बनाया जा रहा है, जहां डबल डेकर क्रूज बनेगा। केरला से क्रूज के पार्ट्स आएंगे। पूरा सामान केरला से आना पड़ेगा। इसका मटेरियल भी, उसका मोल्ड भी सब केरला से आना पड़ेगा। और 100 पैक्स का वेसल है पूरा। इसमें बेडरूम है, क्रूज के लिए बेडरूम, टॉयलेट, 100 पैक्स सीटिंग कैपेसिटी फॉर पैसेंजर्स। ऐसा है। 26 मीटर लॉन्ग एंड 8.3 मीटर्स ब्रेड, डबल डेकर है पूरा। फर्स्ट डेक में पूरा सीटिंग कैपेसिटी है, सेकंड डेक में पूरा ओपन स्पेस है। ऐसा है, पूरा सोलर पैनल में चल रहे हैं। जिला प्रशासन का मानना है कि श्रद्धालु और सैलानियों के लिए इस तरह की सुविधाएं बढ़ाने से पर्यटन की नई संभावनाएं बढ़ेंगी। श्रद्धालुओं के लिए भी नया घाट से गुप्तार घाट के लिए जाने के लिए एक सुगम मार्ग होगा और घाटों का अवलोकन कर सकते हैं श्रद्धालुगण हमारे, और घाट के किनारे जो जो हमारे स्थल हैं उसको देख सकते हैं, अवलोकित कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा प्रयास, उससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और काफ़ी बड़े संख्या में श्रद्धालु इसका अवलोकन कर सकते हैं और घाट को देख सकते हैं। और गुप्तार घाट में जो हम लोग का डेवलपमेंट चल रहा है और नया घाट में डेवलपमेंट चल रहा है, सब कनेक्ट हो जाएगा तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स आएंगे उसके। बताया जा रहा है कि ये क्रूज लग्जरी होगा। इस पर मनोरंजन की सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। साथ ही इसे रेस्टोरेंट से लैस किया जाएगा।
प्रशासन की कोशिश है कि इस प्रोजेक्ट को इसी साल दीपावली से पहले पूरा कर लिया जाए ताकि दीपोत्सव से इसका लुत्फ उठाया जा सके। अयोध्या के विकास और विस्तार में इसे बेंचमार्क की तरह सेट करने की कोशिश है। 2024 से पहले और उसके बाद अयोध्या अपने नए रूप में होगी। सरकार की कोशिश यही है और क्रूज जैसे सुविधाएं उसी बदलाव का हिस्सा है। अयोध्या से बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण जो है श्रद्धालुओं के मन में भक्ति का सतरंगा इंद्रधनुष खिला रहा है, तो दूसरी ओर खुदाई में मिले अवशेषों की प्रदर्शनी श्रद्धा का रोमांच पैदा कर रही है लगातार। 90 के दशक में जन्मभूमि के जो है समतलीकरण के दौरान जो अवशेष मिले थे उन्हें अब आम लोगों के दर्शन के लिए म्यूजियम का हिस्सा बना दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा म्यूजियम में भगवान श्री राम के इन पावन अवशेषों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देखिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि की लेबलिंग के दौरान मिले प्राचीन पावन अवशेषों को श्रद्धालुओं के लिए सुलभ कर दिया गया है। इन अवशेषों में भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति का हिस्सा समेत मंदिर का शिखर, आमलक, कलश और महल की चौखट समेत तमाम कलाकृतियां शामिल हैं। श्रद्धालुओं के मन में रोमांच पैदा करने वाले इन भग्नावशेषों को अंतर्राष्ट्रीय रामकथा म्यूजियम में रखा गया है। संग्रहालय के डिप्टी डायरेक्टर योगेश कुमार का कहना है कि ये पत्थर नहीं, भगवान राम के ही स्वरूप हैं। पत्थर नहीं है, वो भगवान से संबंधित है और अब तो कलाकृति के रूप में हो जाता है। संग्रहालय में डिस्प्ले करते हैं, कोई भी वस्तु हो, सामान हो, जब उसको हम एग्जिबिट कर देते हैं अपनी गैलरी में, एग्जिबिट हो जाती है तो कलाकृतियों के रूप का रूप ले लेती है। भगवान राम से संबंधित ये कलाकृतियां 90 के दशक में जन्मभूमि के समतलीकरण के दौरान प्राप्त हुई थी, लेकिन अब तक ये आम लोगों की पहुंच से दूर थी। लेकिन अब इनका डिस्प्ले अंतर्राष्ट्रीय रामकथा म्यूजियम की तीसरी गैलरी में कर दिया गया है। इस संग्रहालय का निर्माण साल 2015 में किया गया था। 90 के दशक के प्रथमार्ध में ये राम जन्मभूमि का जो समतलीकरण हुआ था, उस समतलीकरण के दौरान 91-92 के आसपास जो ये प्रस्तर स्टोन स्कल्पचर आपको दिख रहे हैं, जो उसी दौरान मिले थे, बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्री राम जन्मभूमि से संबंधित हैं। अयोध्या के जर्रे जर्रे में भगवान राम की परम पावन निशानियां मौजूद हैं। राम जन्मभूमि की खुदाई के दौरान ऐसी बहुत सी निशानियां मिली जिसे देखकर खुदाई में जुटे लोग हतप्रभ रह गए थे। लेकिन तब राजनीति और प्रशासनिक मजबूरियों की वजह से इनका खुलासा नहीं हुआ। लेकिन नवंबर 2019 में तथ्यों और प्रमाणों की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जिन सबूतों को कभी छुपाया जाता था, वो आज आम श्रद्धालुओं के लिए भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आस्था के बाद बात उत्सव की करते हैं। देखिए, होली का त्योहार आने में बेशक अभी 10 दिन से ज्यादा का समय है, लेकिन बाजार होली के रंगों से अभी से रंगने लगे हैं। गुजरात के राजकोट में रंगों की दुकान लग चुकी है, जहां गुजरात के अलावा पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी कारोबारी रंग खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और गोवा में भी राजकोट के रंग की भारी डिमांड है। इसकी वजह है राजकोट में तैयार किए जाने वाले ऑर्गेनिक कलर्स। ये कलर नुकसान नहीं पहुंचाते और आसानी से छूट भी जाते हैं। इतना ही नहीं, होली खेलते हुए अगर किसी के मुंह में भी ये रंग चले जाएं तो ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं। रंगों के अलावा इन दुकानों में होली के लिए पिचकारियां भी रखी हैं। अलग अलग डिजाइन की रंग बिरंगी पिचकारियों से दुकानें पूरी तरीके से सजी हुई हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम जो कलर बनाते हैं, उसमें जो ऑर्गेनिक कलर बनाए हैं वो सबसे, उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। और ऑर्गेनिक कलर की डिमांड सबसे ज्यादा, सबसे पहले नंबर पे आता है गोवा, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर अमरावती है और उसके आगे कानपुर है। वो सब उस जगह बहुत कलर जाता है। यूपी में भी कलर यहीं से जाता है। ये मथुरा में वृंदावन है, जतीपरा, बरसाना, गोकुल, वहाँ भी यहीं से कलर गया है। राजस्थान में श्रीनाथजी नाथद्वारा में भी कलर यहीं से ही गया है। पूरे गुजरात के अंदर तो हम तो कलर बेचते हैं, सौराष्ट्र में भी बेचते हैं, मगर इस साल
बाहर के राज्यों से बहुत ही ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कलर यहीं पे ही बनता है, ऑर्गेनिक कलर हम बनाते हैं। और अब बात सोशल मीडिया के उस स्टार की कर लेते हैं जिसकी आवाज फिल्मों में गूंजने वाली है। जहां सोशल मीडिया के जरिए फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले सितारों में अब बिहार के अमरजीत जायकर शामिल हो गए हैं। अमरजीत की शानदार गायकी और रूहानी आवाज ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल सिंगर अमरजीत की जिंदगी में सोनू सूद अब एक फरिश्ता बनकर आए हैं। उन्होंने सिंगर को एक बड़ा ऑफर दे डाला है। सोनू सूद ने अमरजीत के गानों को ट्वीट करके उनकी तारीफ में लिखा था कि एक बिहारी 100 पे भारी। क्या है गांव के एक साधारण से लड़के की रातों रात चमकी किस्मत की कहानी, आइए आपको दिखाते हैं। जो भी आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। हो सोने के पालने पर संगीत, साहित्य, कला की परवरिश और उत्थान के किस्से तो बहुत हैं, पर बिहार में समस्तीपुर के रहने वाले अमरजीत मुफलिसी के नामुराद साय में अपनी बेजोड़ गायकी से सुधी कदरदानों को आह्लादित कर रहे हैं। क्यों है जिंदगी इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, प्यार मांगा है तुम्ही से। न स्टूडियो, न रिकॉर्डिंग रूम, न हाई क्वालिटी माइक्रोफोन, न आवाज में 4 चांद लगा देने वाले साजो सामान, और न ही विरासत में मिला संगीत का घराना। लेकिन फिर भी गायकी की कशिश ऐसी कि रेडिएशन बॉलीवुड के माया लोक तक पहुंच गया। तो इकरार करो मुझे प्यार करो। सोशल मीडिया पर अमरजीत की दिलकश आवाज सुनकर बॉलीवुड के समाज सेवी एक्टर सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा, एक बिहारी 100 पे भारी। सोनू सूद अमरजीत को विरासत में मिली गुर्बत की सादगी पर इतने रिझे कि अपनी अगली फिल्म आफ्ते में गाने का ऑफर दे दिया। सोनू सूद ने अमरजीत को मुंबई आने का न्योता भेज दिया है। तो फाइनली जिस घड़ी का मुझे इंतजार था, सोनू सर जी से मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि उनका अभी जो मूवी आ रहा है फतेह, उसमें गाने का मुझे मौका दे रहे हैं। तो मैं 27 और 28 को मैं मुंबई में रहूँगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सर मुझे इस काबिल समझा। मुझको इतना बताए कोई। सोनू सूद ही नहीं, बॉलीवुड के कई दिग्गज अमरजीत की आवाज के मुरीद हो गए हैं। लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरिया। अगलावा मजबूरी हूँ, आन जान दी पसूरी हूँ, जहर बन। सोशल मीडिया पर अमरजीत का गाना सुनकर एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने उनका नंबर मांग लिया। वो नहीं आया, दिल बाग बाग मेरा टकराया, फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा। उधर खुद सिंगिंग के स्टेज पर बड़ा नाम हासिल कर चुके सोनू निगम ने ट्वीट कर अमरजीत की जमकर तारीफ की। सोनू निगम ने लिखा कि मुंबई में ऑटो ट्यून लगाकर गाने वाले तो हजारों मिलेंगे, लेकिन अपनी असली आवाज में जो मन मोह ले वही असली गायक होता है। भाई का नाम अमरजीत जयकर है और वे मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। ऐसे टैलेंट की कदर होनी चाहिए। मेरी भीगी भीगी सी पलकों। संगीत का ककहारा सीखे बगैर और सरगम की साधना किए बगैर अमरजीत इतने सुर में कैसे गा ले रहे हैं, ये कौतूहल का विषय है। भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से छोड़ दिया वो 5 सितारा फैसिलिटी वाले शानदार रिकॉर्डिंग रूम में अत्याधुनिक साजो सामान के बीच सिंगिंग कर वाहवाही लूटने वालों और गांव के प्राकृतिक वातावरण में एक साधारण मोबाइल फोन पर सेल्फी अंदाज में रिकॉर्डिंग करने वाले अमरजीत के बीच फर्क तो है। आईने में तेरा अक्स दिखे, मैं शहर में तेरे था गए। सोशल मीडिया के धुरंधर इस फर्क को बखूबी महसूस कर रहे हैं। पहुंचने दीजिए अमरजीत को मुंबई के माया लोक में। कई नामचीन सिंगर पनाह मांगते नजर आएंगे। प्यार मांगा है तुम्ही से, न इनकार करो। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इकरार करो मुझे प्यार करो।
तो आइए अब आपको मिलवाते हैं उन लड़कियों और महिलाओं से जिन्होंने परंपराओं को तोड़ा है, नया इतिहास लिखा है, जो शायद आदिवासी समाज के भीतर बदलाव की ओर इशारा करता हुआ नजर आता है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में छऊ नृत्य अब जो है महिलाएं भी कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि इन महिलाओं को नृत्य करने के अवसर भी मुहैया कराए जा रहे हैं। देखिए। इन भाव भंगिमाओं, पात्रों और मुखौटों से आपके लिए कभी ये समझना मुश्किल नहीं रहा होगा कि ये महिषासुर वध की कहानी है। हालांकि इस नृत्य को करने वाले कलाकारों को शायद ही आप कभी पहचान पाएं। बंगाल के इस चर्चित छऊ नृत्य को अब तक पुरुष कलाकार करते आए हैं। पुरुलिया जिले में यह पहला मौका है जब पुरुषों की जगह महिलाओं ने छऊ नृत्य करना शुरू किया है। परंपरा से उलट ये अवसर पाने के लिए लंबे समय से महिलाएं संघर्ष कर रही थी। पिछले 150 से 200 सालों से इसे पुरुष कलाकार ही करते आ रहे हैं। सबरपारा गांव की रहने वाली इन लड़कियों और महिलाओं को छऊ नृत्य करने का मौका मिला तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आदिवासी मुंडा बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली इन बच्चियों ने वो भी किया जो छऊ नृत्य में कभी देखने को नहीं मिलता। इन बच्चियों ने अपने मुखौटे उतारकर विजयी मुस्कान भी दिखाई। इसकी वजह भी है। আমাদের ছৌ নাচ আমাদের মন ছিল সবাই, তাই আমরা শুরু করেছি। বলি ছেলেরা পাচ্ছে, আমরা কি পারবো না? মেয়েগুলা অনেক মেয়ে পার্টি করেছে, তাই আমরাও বলি ছৌ নাচ দল তৈরি করব। কিভাবে আমাদের এমনি সুদের উপরে টাকা নিয়েছে, এইভাবে আমরা তৈরি করেছি। আমরা গরিব মানুষ তো। ये महिलाएं अब तक बंगाल और झारखंड के कई हिस्सों में अपनी परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। इसमें कोलकाता, 24 परगना और रांची जैसे शहर शामिल हैं। नियति सबर इस ग्रुप की मैनेजर हैं। छऊ नृत्य करने वाली महिलाओं के इस ग्रुप के लिए अब बुकिंग करने भी लोग आते हैं। गांव के रहने वाले रवि ने इस ग्रुप की हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंपराओं को तोड़ने की मुहिम में वो इन महिलाओं के साथ खड़े हैं। देखिए, तो हम लोग 10-15 आदमी हम लोग पुरुष लोग कमेटी किया है। कमेटी के बाद हम लोग खुद अपने सिद्धांत लिया है। हम लोग को जो बच्चा है, हम लोग को फीमेली, तो हम जो छऊ डांस करेगा तो बहुत अच्छा हो सकता है हम लोगों के बारे में। पुरुलिया में महिलाओं ने मेहनत और चुनौतियों को पार कर नया इतिहास लिखा है। अपने सोच और बुलंद इरादों से छऊ नृत्य की नई पहचान बनाई है। इस नृत्य कला का एक पुराना नियम है, जब तक किरदार मंच पर है तब तक कोई भी किरदार अपना चेहरा दर्शकों को नहीं दिखाता। लेकिन इस नियम को इन महिलाओं ने तोड़ा है। कला के अंत में वो लोग अपने चेहरे दर्शकों को दिखाते हैं और समझाते हैं कि इनके पीछे का चेहरा दरअसल कौन है। और इस लंबे लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने काफी मशक्कत और वक्त ली है। और ये पुरुलिया के अन्य महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक आशा की नई किरण है। कैमरा पर्सन पोषण के साथ ऋतिक, पुरुलिया से GNT के लिए। असल में संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम संस्कृति की झलक को प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारतीय संगीत और भारतीय वाद्य यंत्रों को एक अलग पहचान दिलाई है। इन्हीं में से एक है सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी। पद्म अवार्डी पंडित स्वपन चौधरी को देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक संगीत नाटक अवार्ड से नवाजा जाएगा। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा ने। कहते हैं संस्कृति और संगीत में एक बहुत ही बड़ा जुड़ाव है। संगीत ही समझाता है कि किस तरीके से आपको ईश्वर से रूबरू होना है, और शायद यही माध्यम हजारों साल से चलता आ रहा है। हमारे यहाँ बड़े बड़े संगीतज्ञ इसी रूपरेखा को अपनाते हैं। मेरे साथ एक शख्स हैं, पंडित स्वपन चौधरी। नाम आपने जरूर सुना होगा, हर कोई उनको जानता है, और संगीत के माध्यम से ही न जाने कितने आयाम वो अब तक स्थापित कर चुके हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे है कि जिंदगी में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, इस मुकाम तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है कई बार। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में एक नाम बनाना, संगीत को आगे बढ़ाना, अपने लोगों को ये समझाना कि आप भारतीय संस्कृति को संगीत के माध्यम से समझ सकते हैं, कितना मुश्किल था और आपका सफर कितना मुश्किल था, थोड़ा बताइए। देखिए,
मैं जब शुरू किया था तो 5 साल का उम्र था मेरा, और मेरा फैमिली जो है ये फैमिली बहुत कंजर्वेटिव बंगाली फैमिली, जहाँ कोई म्यूजिशियन नहीं है, क्योंकि म्यूजिक उसी टाइम पे ये लोग सोचते थे कि ये लोअर कैटेगरी है, क्योंकि वो करियर के लिए ये ठीक नहीं है। तो मेरा घर पे सब लोग डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर्स था, तो मैंने तो मेडिकल लाइन में नहीं गए, लेकिन मैं ये भी कभी नहीं सोचा कि म्यूजिक अल्टीमेटली मेरा करियर बनेगा। तो मैं इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया और मैंने सोचा कि पीएचडी के लिए मैं एप्लीकेशन भी किया, सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी मैं वो जो मेरा जो रिवाज जो होता था वो चालू था। और उसके बाद 1969 में जब उस्ताद अली अकबर खां साहब कलकत्ता में आए, उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, तो उन्होंने हमको कहा कि मेरा साथ तुम बजाओ। बस उसी से मेरा दरवाजा खुल गया म्यूजिक लाइन में। तो वो बजाने के बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, सब जितना लोग था, जितना आर्टिस्ट लोग था, वो हमको कहने लगे कि भाई मेरा साथ भी बजाओ, मेरा साथ भी टूर करो। ये करते 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 ऐसा हो गया कि मैं भूल गया कि मेरा पीएचडी करने का था, वो गया। तो मैं और रिवाज करने लगा कि मैं जो चाहता कि ऑर्डिनरी नहीं, अगर म्यूजिक में मेरा करियर होगा तो इधर एकदम टॉप लेवल, नहीं तो बंद टोटल। तो बहुत मैं परिश्रम किया और उसके बाद एक स्थिति भी हुआ। फिर उसके बाद तो जितना बड़े बड़े कलाकार थे सब लोगों के साथ मैंने बजाया और उन लोगों को भी साथ भी दिया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख इन दिनों बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन बर्फबारी के बीच यहां रोमांच भरपूर देखने को मिल रहा है। लद्दाख के द्रास में रीजनल विंटर गेम्स हुए, जिसमें वहां के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बाकायदा मौका मिला और भारतीय सेना की मदद से ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें आइस हॉकी और तीरंदाजी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपने हाथ आजमाए। बर्फ की सफेद चादर पर खिलाड़ी जो हैं बॉल के पीछे भागते हुए नजर आए। वहीं कुछ युवाओं ने पारंपरिक लोक गीतों पर डांस भी किया। सुंदर मनमोहक तस्वीरें लद्दाख से। अमेरिका के शिकागो समेत कई शहर इन दिनों बर्फबारी की चपेट में हैं। आलम यह है कि 2 फीट तक मोटी बर्फ की परत जमी हुई है, जबकि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस जबरदस्त बर्फबारी की वजह से सड़क से लेकर हवाई रूट सब कुछ प्रभावित हो गया है। एयरपोर्ट पर बर्फीली हवाओं का पहरा है। बर्फ के साथ बड़ी तेजी से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से 3500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है, जबकि कई के रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए हैं। इसी तरह सड़कों पर भी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। आसमान से गिरती रुई के फाहों की तरह बर्फ गिरती हुई नजर आ रही है। बर्फबारी ने मुश्किल तो बढ़ाई ही है, लेकिन यह नजारा कुदरत की रची सबसे सुंदर तस्वीरों में से एक भी है। चारों तरफ कुदरती सफेदी छाई हुई है। जानकारों ने इसे क्लाइमेट चेंज का नतीजा बताया है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आज महिला टी20 विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल्स का मुकाबला खेला जाना है। यह मैच भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम जहां ग्रुप 1 के अपने सभी 4 मैच जीतकर सेमीफाइनल्स में पहुंची है, वहीं भारतीय टीम ने अपने ग्रुप 2 के 4 में से 3 मुकाबले जीतकर यहां तक अपना सफर तय किया है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और आयरलैंड को हराया है, जबकि उसे इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। और देखिए, मगर आज सेमीफाइनल में उसकी भिड़ंत जो है ऑस्ट्रेलिया से होने वाली है। अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 30 टी20 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से भारतीय महिला टीम ने 6 मैचों में जीत दर्ज की है। बिल्कुल सरगम। और देखिए, जबकि 22 मैचों में उसे हार का भी मूड करना देखना पड़ा। और इतना ही नहीं, आपको बता दें, दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला टाई भी रहा। वहीं एक मुकाबले में कोई नतीजा नहीं निकला। महिला टी20 रैंकिंग में टीम इंडिया 4थे स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पायदान पर काबिज है। हालांकि देखिए, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ऐसा तो हम सभी कहते हैं। कभी भी कोई टीम अपने विरोधी पर भारी पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। ऐसे में आज का ये सेमीफाइनल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा दिलचस्प जरूर होने जा रहा है।